दोस्तों नमस्कार। हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं रिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मैं कहूँगा कि रिट का सिलेबस ही नहीं, जिस भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ साइकोलॉजी आता है उसके अकॉर्डिंग लगभग 70% सिलेबस जो है वो आप लोगों का कंप्लीट है, यदि वो 3 यूनिट आपने बहुत अच्छे से कवर कर ली हैं। क्योंकि बाकी जो 2 यूनिट बचते हैं उनमें इतना बड़ा मैटर नहीं है जितना उन यूनिट्स में था। एक लेंथ के हिसाब से अपन बात करें, विस्तृत अध्ययन के अकॉर्डिंग अपन बात करें, डिटेल्स के अपन यदि बात करें, प्रश्नों के अकॉर्डिंग अपन बात करें, आपके सीक्वेंसिंग रिट के सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग ये आपकी तीसरी यूनिट है। मैंने अधिगम वाली यूनिट पहले इसलिए पढ़ाई क्योंकि वो एक प्रकार से कनेक्ट करती थी पहली 2 यूनिट को, इसलिए उसको पढ़ाना जरूरी था। और ये जो तीसरी यूनिट है ये बहुत छोटी सी यूनिट है और लेकिन इंपॉर्टेंट हर चीज है और हमें हर चीज को अच्छे से समझना भी, याद रखना। तो इसके थोड़ा सा मैं ब्लूप्रिंट की चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद इसके बिंदु के अपन पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसका जो ब्लूप्रिंट है, प्रश्न तो वही 6 आने हैं यहां से, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन यहां से आने हैं और 6 के 6 प्रश्न हमारे सही होने हैं। मैं ये चीजें आपको बताता जाऊंगा पढ़ते समय, कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिएगा इसका बिंदु यदि आप देखते हैं, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, ठीक है। ये बिंदु जो है वो आप देख रहे हैं, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, ठीक है। तो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ के अंतर्गत, जैसे मैंने अपने दूसरी यूनिट में हमने एक बिंदु पढ़ा था व्यक्तिगत भिन्नताएं वाला बिंदु। तो व्यक्तिगत भिन्नता वाला बिंदु केवल वहां इतना ही डाला हुआ था, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। यहां हमें उसी व्यक्तिगत भिन्नता के जो बच्चे हैं उनको अपने को डिटेल से पढ़ना है। तो यहां से टोटल 6 प्रश्न आएंगे, अपने याद रखना। कितने प्रश्न आएंगे? टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। तो 6 प्रश्न हमारे आने हैं और 6 प्रश्न कहां से आते हैं उस एग्जाम पैटर्न की मैं चर्चा कर रहा हूं। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पहला बालक है पिछड़ा बालक यानी बैकवर्ड चाइल्ड। तो संभावना रहेगी, यहां से आपको बता दूं कि नॉर्मली रीट 16 में यहां से एक प्रश्न पूछा गया था पिछड़े बालक पे, बाकी प्रश्न नहीं पूछा गया। विमंदित और पिछड़ा, इन दोनों में से, और ये तीसरा प्रतिभाशाली। अब तक जो मैंने रिट का पैटर्न देखा है उसमें मेरे ये समझ में आया है कि इन तीनों बच्चों में से किसी एक पे एक प्रश्न आएगा, ठीक है। और नॉर्मली अब तक रिट में सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं विमंदित बच्चे यानी कि आपके मंद बुद्धि बालक। तो विमंदित बालक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने को तीनों ही बच्चे पढ़ने हैं, पिछड़े, विमंदित और प्रतिभाशाली। तो ये तीनों बच्चे यदि आपके तैयार हो गए तो 1% आपका 100% आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। तो प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक और मंद बुद्धि बालक, इन तीनों को हमें पढ़ना है और 1 प्रश्न यहां तीनों में से किसी एक पे आ जाएगा। हो सकता है कि 2 भी आ जाए, लेकिन 1 प्रश्न यहां से आना है। फिर है सृजनशील। अब तक का एग्जाम पैटर्न मैंने जो देखा है उसमें सृजनशील बालकों पे, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो किसी राज्य स्तरीय टेट एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में क्रिएटिव बच्चों पे प्रश्न पूछा जाता है, डेफिनेटली प्रश्न आता है। तो सृजनशील बालक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइल्ड है। तो आप याद रखना कि इन तीनों में से जहां 1 प्रश्न आएगा वहीं सृजनशील में से अलग से 1 प्रश्न आएगा। तो 2 प्रश्न यहां से तैयार हो गए। तीसरा प्रश्न, अलाभान्वित वंचित बालक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे व अधिगम अक्षमता युक्त बालक। यानी ये जो तीनों बिंदु हैं, आप अलाभान्वित वंचित बालक पे अभी तक किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया है, मैं चर्चा करूंगा जरूर, लेकिन प्रश्न नहीं पूछा गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार पिछले 2-3 साल से, जिसमें ऑटिज्म बच्चों पे बहुत प्रश्न पूछा गया है। जो चक्षु विकलांग बच्चे हैं, जो बहरे बालक, विकलांग बालक हैं, उनकी यहां पर चर्चा करते हैं, स्पेशल डिसेबल्ड बच्चे। तो 1 प्रश्न यहां से डेफिनेटली आना है और कई बार होता है कि 2 भी आ जाए, लेकिन 1 प्रश्न जरूर आएगा। और अधिगम अक्षमता युक्त बालक, तो यहां से इन तीनों में से 1 प्रश्न, यानी टोटल 3 प्रश्न पहली लाइन में से आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं? पहली लाइन में से 3 प्रश्न आने हैं। 1 पिछड़े, विमंदित या प्रतिभाशाली में से 1 पे आएगा, सृजनशील पे 1 पे आएगा, और अलाभान्वित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या अधिगम अक्षमता युक्त वाले बालक में से 1 प्रश्न आएगा। अब अधिगम अक्षमता युक्त वाले बालक, यहां भी अलग से एक लाइन डाल दी, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां। वैसे तो अधिगम का पार्ट है, लेकिन अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक को यहां पे। तो अधिगम अक्षमता युक्त बालक और अधिगम में आने वाली कठिनाइयां दोनों एक ही बिंदु हैं। तो
आप इस अधिगम क्षमता वाले बालक को और अधिगम कठिनाइयों को एक साथ जोड़ दो, मतलब 1% यहां से आना है लर्निंग डिसेबिलिटी, और ये फिक्स पर्सन होता है रीट और सीटेट का कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, हाइपरलेक्सिया, ये जो जितने भी विशेष डिसेबिलिटी जी हाँ लर्निंग की कठिनाइयां हैं उन पे 1% 100% आता है। तो 1% यहां से हो गया 3 + 4। और अंतिम लाइन है समायोजन की संकल्पना व तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। एडजस्टमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट का मतलब उसकी प्रकृति, विशेषताएं, डेफिनेशन कंप्लीट आ गई, और तरीके के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युक्तियां आ गई। ठीक है, तो 1% यहां से आ जाएगा और 1% समायोजन में अध्यापक की भूमिका। एक अप्लाइड प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एक बतौर टीचर आप बच्चों का एडजस्टमेंट स्थापित करने में क्या आपकी भूमिका रहेगी। तो ये हल्का सा आपको याद रखना है। मैं सब पढ़ाते समय, मैं जब ये टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा वहां ये बता दूंगा कि कहां से कैसा प्रश्न बन सकता है, कौन सा बिंदु आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, वो उस समय मैं चर्चा करूंगा। नॉर्मली आप अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट सेट करें कि 6 प्रश्न आने हैं और ये 6 के 6 क्वेश्चन मेरे सही होने हैं। कहां से आने हैं? 3% तो अपने को विशिष्ट बालकों में से आएंगे, पिछड़े, विमंदित और प्रतिभाशाली में से किसी एक पे 1 प्रश्न आएगा, सर्जनशील पे 1 प्रश्न आएगा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पे 1 प्रश्न आएगा। अब चौथा प्रश्न आएगा अधिगम की कठिनाइयां, लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर, और 2 प्रश्न आएंगे समायोजन वाले टॉपिक पे। अब बहुत से बच्चे आप में से पूछते हैं कि सर क्या मानसिक स्वास्थ्य में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए मानसिक स्वास्थ्य आपके सिलेबस में नहीं लिख रखा है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसकी मुख्य बातें, या मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है समय मिला तो पूरा ही करवा दूंगा, लेकिन लास्ट में उनको करवाएंगे। पहले अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट टॉपिक पढ़ ले, फिर वो मानसिक स्वास्थ्य भी मैं डाल दूंगा ताकि आप सेकंड ग्रेड या आरपीएससी या कोई अदर स्टेट की एग्जाम भी देख रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य से दिक्कत, कोई संबंधित कोई दिक्कत आपके दिमाग में नहीं रहे। तो ये एक प्रकार से 6 क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट है जो मैंने आपको बताया है। अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे। 6 के 6 प्रश्न हमें हासिल करने हैं और आराम से एक एक चीज को अपन हासिल करेंगे। याद रखना, बड़े आराम से एक एक चीज को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपन पहले बच्चे की। ये 3 बच्चे अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं, पिछड़े, विमंदित और प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, तो अपने टॉपिक की शुरुआत अपन पहली ही इसी लाइन में से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो शुरुआत करते हैं अपन बिंदु की, और ये बिंदु है विशिष्ट बालक। बिंदु क्या है? विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक ये अपना बिंदु है, और विशिष्ट बालक जो है इसके अपन शुरुआत कर रहे हैं। स्पेशल चाइल्ड, विशिष्ट बालक क्या है? तो विशिष्ट बालक को हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। और विशिष्ट बालक जो है, एक सेकंड, विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक का मतलब समझिए। सबसे पहले अपनी हेडलाइन है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक का मतलब क्या है? यानी वो बालक जो सामान्य बालक से या तो बहुत कम योग्यता रखते हैं या बहुत ज्यादा योग्यता रखते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? विशिष्ट बालक। क्या बोलते हैं उनको अपन? विशिष्ट बालक बोलेंगे। ठीक है ना, यानी वे बालक जो या तो सामान्य से बहुत कम योग्यताएं रखते हैं या वो सामान्य से बहुत अधिक योग्यताएं रखते हैं, उन सभी बच्चे को अपन क्या बोलते हैं? विशिष्ट बालक बोलते हैं। तो एक अर्थ लिखो तो लिख लो, सामान्य बालक से कम या अधिक, सामान्य बालक से कम या अधिक योग्यता रखने वाला बालक क्या होगा? विशिष्ट बालक। नॉर्मली अर्थ आपको जानना चाहिए कि विशिष्ट बालक का मतलब क्या होता है। जो बच्चा सामान्य से या तो कम योग्यताएं रखता है या वो बहुत ज्यादा योग्यताएं रखता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? विशिष्ट बालक बोलेंगे। तो सामान्य से कम या अधिक योग्यता रखने वाले बालक को अपन कौन सा बच्चा बोलते हैं? विशिष्ट बालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेशल चाइल्ड। अब इन विशिष्ट बालकों में मैंने जैसा अभी ब्लूप्रिंट में आपको बताया है, इसमें अपने को प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि, सृजनशील बालक, इन सब के बारे में चर्चा करनी है। चूंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में ना तो बाल अपराधी का जिक्र है ना समस्यात्मक बालक का जिक्र है, लेकिन फिर भी उनकी भी मैं हल्की सी चर्चा करूंगा ताकि मन में ये नहीं रहे कि सर कुछ छूट गया क्या। कुछ चीजें मैं मेरे अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा क्योंकि समय है भी एग्जाम में बहुत सारा, तो आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं। वक्त हो तो आप इन चीजों को देख लेना। बाकी मैं हर चीज आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं कि क्या चीजें महत्वपूर्ण और क्या नहीं है। तो विशिष्ट बालक हम पढ़ रहे हैं। विशिष्ट बालक का अर्थ हो गया सामान्य बालक से या तो कम योग्यताएं हैं या उन बच्चों में कौन सी योग्यताएं हैं? ज्यादा योग्यताएं हैं। उनको अपन कौन से बच्चे बोलते हैं? विशिष्ट बालक बोलते हैं। अब विशिष्ट बालकों में अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बौद्धिक विशिष्ट बालक। कौन से बालक पढ़ेंगे? बौद्धिक विशिष्ट बालक। अब बौद्धिक विशिष्ट बालक का मतलब जो बुद्धि के मामले में बहुत कम है या बहुत ज्यादा है,
बुद्धि के मामले में जो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है उनको अपन क्या बोलते हैं, बौद्धिक विशिष्ट बालक बोलते हैं। और इसमें स्पेशली 3 से 4 बच्चे आते हैं, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक और सृजनात्मक बालक। इन चारों बच्चों को अपन किस में शामिल करते हैं, बौद्धिक विशिष्ट में। और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी अपने को यही चारों सबसे पहले पढ़ने हैं। तो प्रतिभाशाली, पिछड़े, मंदबुद्धि और सृजनात्मक बालक। और 2 प्रश्न अपने यहां से तैयार हो जाएंगे, किसमें से, बौद्धिक विशिष्ट बालक में से 2 प्रश्न हमारे आने वाली रीट या कोई भी स्टेट की एग्जाम है उसमें अपने तैयार हो जाने हैं। तो 2 प्रश्नों का टारगेट अपन बौद्धिक विशिष्ट बालक में लेके चल रहे हैं। तो ये लाइन लिख लिया आपने, विशिष्ट बालक सामान्य से कम या सामान्य से अधिक वाले विशिष्ट बालक। और सबसे पहले हेडलाइन डाल लो बौद्धिक विशिष्ट बालक। और बौद्धिक विशिष्ट बालक में अपन सबसे पहले कौन से बच्चे पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बालक। 1 नंबर में पढ़ रहे हैं अपन प्रतिभाशाली बालक, जीनियस बालक। ठीक है, गॉड गिफ्ट बोलते हैं इनको, जीनियस अपन लोग बोलते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक क्या है, जीनियस बालक क्या है, इनका मतलब आप समझिएगा। प्रतिभाशाली का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा ये आपको समझना है। थोड़ा सा मैं लाइट को इसको सही करता हूं, ये थोड़ी सी प्रतिभाशाली बालक, जीनियस बालक। ठीक है, जीनियस बालक, प्रतिभाशाली बालक, इसको देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे हैं। और सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक का यदि मैं एग्जाम पैटर्न की नॉर्मली चर्चा करूं, नॉर्मली इसको कंप्लीटली हम देखते हैं, तो सामान्य रूप से मैं आपको बता दूं प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत कि यहां से जो प्रश्न पूछने का तरीका है, एग्जाम पैटर्न है, वो सिंपल सा क्या पूछा जाएगा। या तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता, मतलब लगभग प्रश्न तो विशेषता पे पूछता है। और दूसरा जो टाइप, मैंने जब सीटेट के पेपर्स देखे हैं, अदर स्टेट के, अपने रेट में कम प्रश्न आए, एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक के लिए एजुकेशन में आप क्या करोगे। और एजुकेशन में सिर्फ एक बिंदु को 3 बार उन्होंने रिपीट किया, मतलब वो बिंदु आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। और प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या है, और बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। अपने माइंड में एक इमेज बना लो। प्रतिभाशाली बालक का मतलब जो बच्चा हर कार्य में अव्वल है, जो हर कार्य में बहुत एडवांस है, जो मानसिक शक्तियों में बहुत अग्रिम है। ठीक है, अब यदि प्रतिभाशाली बालक को रटना नहीं है, आपको अपने माइंड में इमेज सेट करने की, जो हर बच्चा हर चीज में एडवांस है, बस कमी क्या है उस बच्चे की, वो जो कमियां हैं, वो 3-4 कमियां हैं। वो कमियां यदि आपके दिमाग में हैं तो आपको विशेषताएं याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि बाकी तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव उन बच्चों में, केवल कुछ कमियां हैं, वो कमियां आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले एक परिभाषा लिखो आप, टर्मन व ओडेन। टर्मन व ओडेन लिख लो। टर्मन ओडेन के अनुसार, टर्मन व ओडेन है, टर्मन है, टर्मन व ओडेन। परिभाषा वैसे बहुत कम आती है, रेयर चांस में आती हैं, आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है ना। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, सामाजिक समायोजन, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन तथा, साथ साथ लिख लिया करो, विद्यालय उपलब्धि में, विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से, विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से, सामान्य विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। ये किसने कहा है? टर्मन ओडेन ने कहा है। तो सिंपल सी परिभाषा है, ये बालक शारीरिक गठन में, सामाजिक समायोजन में और विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालक से क्या होंगे? श्रेष्ठ होंगे। ये परिभाषा टर्मन ओडेन की है, तो लिख सकते हैं आप, लिख लो। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन तथा विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से क्या होते हैं? बहुत श्रेष्ठ। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन तथा विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से क्या होंगे? बहुत श्रेष्ठ होंगे। ये टर्मन ओडेन की परिभाषा। दूसरी परिभाषा है स्किनर व हेरीमैन। मैंने कहा डेफिनेशन में प्रश्न बहुत कम आते हैं, तो आप देख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है,
उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो प्रतिभाशाली बालक शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। मतलब सिर्फ 1% बच्चे होते हैं जीनियस बच्चे, स्किनर व हैरीमैन का प्रतिभाशाली बालक शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों जो सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ होते हैं। याद रखना, किसने कहा था? स्किनर व हैरीमैन। और एक जेम्स ड्रेवर की ओर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर डाटा बहुत खर्च होता है। डाटा इसलिए खर्च हो रहा है कि आप वीडियो डाउनलोड किया करो। आप वीडियो को, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड करो, और ऑफलाइन डाउनलोड करने के बाद आप उसको देखो, आपका डाटा बहुत कम खर्च होगा। याद रखना, ठीक है। तो ये डाटा खर्च होने का रीजन ये है कि आप उसको यूं देखते हैं तो उसमें डाटा खर्च ज्यादा होगा, तो ऑफलाइन डाउनलोड करके उसके बाद देखा करो उसको। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में उच्च बौद्धिक योग्यता, विशिष्ट क्षेत्र में उच्च बौद्धिक योग्यता वाला बालक प्रतिभाशाली, वाला बालक क्या है? प्रतिभाशाली। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में उच्च बौद्धिक योग्यता वाला बालक क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है। किसने कहा? स्किनर व हैरीमैन। तो प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ये स्किनर हैरीमैन ने कहा। सबसे श्रेष्ठ शब्द आ जाएगा, सबसे बुद्धिमान आ जाएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सबसे बुद्धिमान होते हैं। या जेम्स ड्रेवर ने कहा कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में उच्च बौद्धिक योग्यता वाला बालक जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन हो गई। आप इन तीनों डेफिनेशनों में आप ये पूछो कि गुरुजी सबसे बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है, तो टर्मन ओडेन परिभाषा सबसे अच्छी है। प्रतिभाशाली बालक का शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन और विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से वो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी की अपन बात करें तो एनसीईआरटी जो बुक्स हैं साइकोलॉजी की, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि प्रतिभाशाली बालक उच्च योग्यता उच्च प्रतिबद्धता, ये एनसीईआरटी का एक फार्मूला है। प्रतिबद्धता और उच्च सृजनात्मकता, जबकि सृजनात्मकता अनिवार्य नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन ये एनसीईआरटी में एक प्रकार से 3 बिंदु लिखे हुए हैं इनके बारे में कि ये जो बच्चे होते हैं उनमें उच्च योग्यता पाई जाती है, उच्च प्रतिबद्धता पाई जाती है। योग्यता तो है ही, प्रतिबद्धता का मतलब जो सोच लेंगे वो करेंगे, और उच्च सृजनात्मकता, ठीक है, क्रिएटिविटी। लेकिन क्रिएटिविटी याद रखना, नॉर्मली अपन विशेषताओं की चर्चा करेंगे तो सृजनात्मकता इनके लिए अनिवार्य नहीं है। प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो यह अनिवार्य नहीं होता है। फिर भी आप ये लिख सकते हो उच्च योग्यता, उच्च प्रतिबद्धता और उच्च सृजनात्मकता। उच्च योग्यता, उच्च प्रतिबद्धता और उच्च सृजनात्मकता, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ये शायद टीवी की जो अपना ये OBS स्टूडियो चलता है, जैसे कि मुझे पता चलता ना कि मैं देख पा रहा हूँ, तो ये इसमें शायद स्क्रीन पे इसका चित्र बन रहा होगा इसमें शायद। अब इसमें मेरे भी ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ऐसे अस्थायी व्यवस्था कर रखी है, तो इसका शायद फ्लेक्स पड़ रहा है। ये जो टीवी मॉनिटर चल रहा है जिसमें OBS स्टूडियो, जिसमें इस पूरी स्क्रीन दिखती है, मैं पढ़ा रहा हूँ। उच्च योग्यता, उच्च प्रतिबद्धता और उच्च सृजनात्मकता, ठीक है, ये एक प्रकार से एनसीईआरटी का फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब अपन इसकी सामान्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आया हुआ है सीटेट में, याद रखना। अब सामान्य विशेषताएं आपके सब याद हो या ना हो, लेकिन आप नॉर्मली कॉमन विशेषताएं जो मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में आया हुआ उसको जरूर देखना। तो प्रतिभाशाली बालक की अपन विशेषताओं की चर्चा करते हैं। नॉर्मली आप माइंड में एक इमेज सेट कर लो कि इनकी नेगेटिव विशेषताएं याद हैं, तो पॉजिटिव विशेषताएं याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो ये बालक जन्मजात होते हैं, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। क्या होते हैं? जन्मजात। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है कि जन्मजात होते हैं। प्रतिभाशाली बालक को गॉड गिफ्ट इसलिए माना गया है क्योंकि जन्मजात हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक इनका बुद्धि लब्धि का प्रश्न बहुत बार आता है, तो लिखते जाओ मेरे साथ साथ। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि इनकी 140 140 से अधिक है, याद रखना। लेकिन 140 से अधिक वाला ऑप्शन एग्जाम में नहीं हो तो 130 वाला भी सही हो जाएगा। जैसे करो एंड करो ने कहा था कि 130 वाले बालक जो हैं, करो एंड करो ने क्या कहा था, करो एंड करो ने कहा था 130 वाले बालक भी प्रतिभाशाली बालक है। तो जो नजदीकी ऑप्शन हो उत्तर सही हो जाएगा। बाकी नॉर्मली 130 और 140 दोनों ऑप्शन में हो तो 140 ही सही होगा। अब ये दोनों विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि एग्जाम में बार बार आती हैं। तीसरा, इनकी मानसिक योग्यताएं उच्च होती हैं।
मानसिक योग्यताएं जितनी भी होती हैं वो सब इनमें हाई लेवल की होती हैं। तो मानसिक योग्यताएं उच्चतर स्तर की होती हैं। मानसिक योग्यताएं कौन सी हैं? अब जैसे इनमें जिज्ञासा बहुत गजब की है, ठीक है, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। समस्या समाधान बहुत गजब का है, फिर भी लिखो तो लिख सकते हो आप, समस्या समाधान, जिज्ञासा, ठीक है। विषय का गहन ज्ञान, विषय का गहन ज्ञान होता है इनको, ठीक है। अंतर्दृष्टि, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आया हुआ है, अंतर्दृष्टि वाला, या अंतर्ज्ञान, ठीक है ना, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान, ठीक है। इंसाइट, ये इंपॉर्टेंट है, इंसाइट इनमें सबसे अधिक पाई जाती है, आया हुआ प्रश्न है सीटेट में, अंतर्दृष्टि वाला, ठीक है। विषय का गहन ज्ञान, जिज्ञासा, समस्या समाधान, अंतर्दृष्टि, जिज्ञासा। तार्किक योग्यताएं, तार्किक, अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, ठीक है। सामान्यीकरण, निष्कर्ष निकालना, अधिगम स्थानांतरण, ये सब लिख सकते हो आप। मानसिक योग्यताएं उच्चतर स्तर की, देखो दो, पहली और दूसरी विशेषता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जन्मजात, ठीक है। और इनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? 140 तो उससे अधिक होती है, दोनों तो एग्जाम में आए हुए हैं। फिर 3 नंबर पे लिखो आप, मानसिक योग्यताएं उच्चतर स्तर की होती हैं। मानसिक योग्यताएं क्या होती हैं? उच्चतर स्तर की। अब इनमें आप लिख सकते हो, खूब सारी चीजें हैं इसमें, जिज्ञासा, समस्या समाधान, विषय का गहन ज्ञान। अंतर्दृष्टि वाला प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अंतर्दृष्टि वाला या अंतर्ज्ञान जिसको बोल दें, इनसाइट बहुत गजब की होती है। तार्किक योग्यता, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन केवल पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक करते हैं, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। सामान्यीकरण की योग्यता यानी निष्कर्ष निकालने की योग्यता। अधिगम स्थानांतरण की योग्यता, किसकी योग्यता? अधिगम स्थानांतरण। तो मानसिक योग्यताएं सभी प्रकार की, जिज्ञासा, विषय का गहन ज्ञान, समस्या समाधान, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान, अमूर्त चिंतन, ठीक है ना, ये इनमें काफी ज्यादा पाया जाता है, याद रखना। और आगे देखो, इसमें आगे लिख सकते हो विशाल शब्दकोश, वोकैबुलरी बहुत गजब की होती है। विशाल शब्दकोश, विशाल शब्दकोश। वर्गीकरण या विभेदन करने की योग्यता, वर्गीकरण विभेदन की योग्यता। अन्वेषण की प्रवृत्ति, ये सब मानसिक योग्यताएं। अन्वेषण योग्यता, अन्वेषण योग्यता, विशाल शब्दकोश, वर्गीकरण, विभेदन, अन्वेषण योग्यता, ठीक है। इसके अलावा अन्य विशेषताओं में अपन देखें तो मतलब अध्ययन में विशेष सफलताएं, मतलब गजब का 99, 98, 97 ये परसेंटेज इनकी आती हैं। तो अध्ययन में विशेष योग्यता रखते हैं, अध्ययन में विशेष योग्यता रखते हैं ये लोग। विद्यालय क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सक्रिय भाग लेना। एक इनके प्रश्न ये आया था कि ये बच्चे पुनरावृत्ति से उब जाते हैं, मतलब कोई भी कार्य बार बार होता है तो ये उब जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न ये आया था कि एक प्रतिभाशाली बालक उब जाता है, कारण क्या है? कारण ये कि वो क्रिया को बार बार करवाया जाता है, तो ये पुनरावृत्ति से उब जाते हैं, ये आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। पुनरावृत्ति से उब जाना, मतलब जो मैं बताता हूं कि आया हुआ है उसको जरूर देख लिया करो। जैसे ये आया हुआ है, ठीक है, ये सक्रिय भाग वाला आया हुआ है, ठीक है। पहले 2 आए हुए हैं, नेतृत्व का गुण पाया जाता है, लीडरशिप का इनमें गुण पाया जाता है, नेतृत्व का गुण पाया जाता है इनमें, याद रखना, ठीक है। अपने से बड़ी आयु के लोगों के साथ रहते हैं, बड़ी आयु के लोगों के साथ रहना, ठीक है। बड़ी आयु के लोगों के साथ खेलना या रहना, मतलब वो रखना ना चाहें लेकिन ये रहना चाहते हैं, बड़ी आयु के लोगों के साथ रहना, लिख लो ये। विशाल शब्दकोश, वर्गीकरण या विभेदन की योग्यता, अन्वेषण खोज करने की योग्यता, ठीक है। अध्ययन में विशेष योग्यता, विद्यालय गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना, विद्यालय गतिविधियों में क्या लेना? सक्रिय रूप से भाग लेना। पुनरावृत्ति से उब जाना, ये आया हुआ है कि कोई भी कार्य बार बार करते हैं तो ये उब जाते हैं। नेतृत्व का गुण इनमें पाया जाता है। बड़ी आयु के लोगों के साथ रहते हैं, बड़ी आयु के लोगों के साथ क्या है? रहते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, शारीरिक व मानसिक रूप से ये स्वस्थ होते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, ठीक है। मानवीय मूल्यों से युक्त होते हैं, मानवीय मूल्यों से युक्त होते हैं, प्रेम, दया, ये सब, ठीक है, मानवीय मूल्यों से युक्त होते हैं।
स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा रोक टोक पसंद नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिवली विशेषताएं हो गई, याद रखना, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं, सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं, सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कॉमनली सब विशेषताएं हो गई। शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, मानवीय मूल्यों से युक्त हैं, सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं, ठीक है। परिस्थितियों में समायोजन शक्ति बहुत अच्छी होती है। इनके समायोजन तभी बिगड़ता है, नॉर्मल बच्चे तो समायोजन का अच्छा होगा, इनके समायोजन शक्ति तब बिगड़ती है जब इनके साथ, इनके अपेक्षाओं के अनुसार इनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सब विशेषताएं हो गई। एक बार दोबारा आप देख सकते हैं, उच्च योग्यता, उच्च प्रतिबद्धता, उच्च सृजनात्मकता, ये तो एनसीईआरटी में बताया गया है। जन्मजात और बुद्धि लब्धि वाला प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। मानसिक योग्यताएं जितनी भी होती हैं, रटने की आवश्यकता नहीं, जितनी भी मानसिक योग्यताएं वो सब इनमें पाई जाएंगे। जितनी भी मानसिक योग्यताएं होती हैं जो किशोर अवस्था में पाई जाती हैं वो सब इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। और विशाल शब्दकोश, वर्गीकरण, विभेदन, अन्वेषण, विशेष योग्यता, विद्यालय गतिविधियों में सक्रिय भाग लेंगे, नियमित रूप से स्कूल जाते हैं, नियमित रूप से स्कूल जाना पसंद है, पुनरावृत्ति से उब जाते हैं, नेतृत्व गुण पाया जाता है, बड़ी आयु के लोगों के साथ रहते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मानवीय मूल्य से युक्त होते हैं, सामान्य अध्ययन रुचि रखते हैं, उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करना पसंद करता है, रिस्पॉन्सिबल, जो कार्य ले लेंगे हाथ में उसको पूरा कार्य करेंगे, तो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करना ही पसंद करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये इनकी पॉजिटिवली विशेषताएं हो गई। तो अब पॉजिटिव सकारात्मक विशेषताएं हैं, इनको तो नॉर्मल वे में आपको देखना है, इनको रटना नहीं है कि इनको रटने लग जाओगे एक बिंदु को। अपने माइंड में एक इमेज सेट कर लो कि साहब प्रतिभाशाली का मतलब हर क्रिया में अव्वल है, वो हर क्रिया में बहुत एडवांस है वो सामान्य बालक की अपेक्षा, ठीक है। तो हर चीज में बेस्ट मानना आपको, इसको रटना नहीं है, याद रखना। मैं कभी नहीं रटता इन चीजों को, अब नॉर्मली वे में आगे चलना है, ठीक है। अब इनकी नेगेटिव विशेषताएं देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि नकारात्मक विशेषताएं क्या है, इनकी निषेधात्मक विशेषताएं क्या हैं। तो निषेधात्मक विशेषताओं को जब पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव याद है, इसका मतलब पॉजिटिव तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव है इनमें, ठीक है। एक तो ये बेचैन टाइप बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, बेचैन होते हैं, ठीक है। उदंड प्रवृत्ति के होते हैं, बदमाशी करें पूरा दिन एक जगह बैठ नहीं सकते, तो बेचैन होते हैं, उदंड होते हैं, ठीक है। ये स्वार्थी टाइप के बच्चे होते हैं, अपने हित को प्रमुख मानते हैं, याद रखना, ठीक है। दूसरों के आलोचक होते हैं, ये लोग आलोचना बहुत जल्दी करते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो ये नेगेटिव विशेषताएं, बेचैन, उदंड, स्वार्थी, आलोचक। इनकी लिखावट बहुत खराब होती है, लिखावट क्या होती है, मेरी तरह खराब होती है, ठीक है। तो लिखावट इनकी जो है वो खराब होती है। बड़े बड़े लोग देखना, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, नेल्सन मंडेला, आइंस्टीन, इन सब की राइटिंग बेहद खराब रही है, बेहद खराब, ठीक है। तो लिखावट इन लोगों की खराब होती है, क्योंकि जिनकी लिखावट अच्छी होती है वो क्या करते हैं भी, बहुत बढ़िया लिखावट होती है, वो लगभग लोग क्या बनते हैं, वो दीवारों के ऊपर नारे लिखते हुए मिलेंगे आपको, 200 रुपये प्रतिदिन में, याद रख लेना आप, ठीक है ना। बहुत अच्छी राइटिंग होती है, और राइटिंग खराब होती है इतिहास रचना है। कभी अपने कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, हमेशा इस चीज को याद रखो, चाहे आपकी राइटिंग खराब हो या चाहे कोई भी चीज खराब हो, आप ये सोचो कि यार ठीक है जो है, लेकिन मैं किसी दूसरी चीज के द्वारा अतिपूर्तिकरण भी तो कर सकता हूं, मैं ज्यादा मेहनत करके अपनी इस कमी को दबा भी तो सकता हूं। तो हमेशा याद रखो कि आप में बहुत संभावनाएं, आप में अथाह संभावनाएं, और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लिखावट इन लोगों की क्या होती है, खराब होती है। स्वार्थी होते हैं, आलोचक होते हैं, बेचैन होते हैं, रुचि ना होने पर लापरवाह हो जाते हैं, रुचि ना होने पर लापरवाह हो जाते हैं, जिस कार्य में रुचि नहीं होती वो लापरवाह हो जाते हैं, ठीक है। नियम और सिद्धांतों के खिलाफ ये आवाज उठाते हैं, नियम और सिद्धांतों को नहीं मानते कि ऐसा ही करना होगा, के खिलाफ आवाज उठाना, उनको तोड़ सकते हैं वो, नियम और सिद्धांतों के खिलाफ आवाज उठाना। तो लिख लो, बेचैन, उदंड प्रवृत्ति, स्वार्थी, आलोचक, लिखावट खराब, नियम और सिद्धांतों के खिलाफ आवाज उठाना, आलोचना कर देते हैं दूसरों की, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। नेगेटिव विशेषताएं, बेचैन, उदंड, स्वार्थी, आलोचक, लिखावट इनकी खराब होती है, रुचि ना होने पे लापरवाह हो जाते हैं, और नियम और सिद्धांत, आप कहोगे बेटा ऐसे ही करना है, तो ये जरूरी नहीं वैसे करेंगे, क्यों करूंगा, ऐसे करूंगा मैं तो नियम और सिद्धांतों को तोड़ सकते हैं लोग, ठीक है ना, ये अपने अकॉर्डिंग चलना पसंद करते हैं। एक इनके साथ समस्याएं कौन सी आती हैं, तो इनकी नेगेटिव विशेषताएं होगी। इनके साथ 4 प्रकार की समस्याएं आती हैं प्रतिभाशाली बच्चों के साथ, समस्या, प्रॉब्लम्स। एक तो इनके साथ समायोजन की समस्या आती है, और समायोजन की समस्या कब आती है, जब इनके साथ अपेक्षित व्यवहार नहीं होता, जैसे टीचर इनको एकदम से उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं,
साथ वाले बच्चे इनका मजाक उड़ा देते हैं, देख पढ़ाकू है, किताबी कीड़ा है, ठीक है, घर में इसको प्रयुक्त उपयुक्त स्थान नहीं मिलता है, कि ये कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, घर वाले इनको बच्चा समझते हैं। तो ये इनके साथ एक समायोजन की समस्या इनके साथ रहती है कि परिवार, विद्यालय और समाज के लोग जब इनकी योग्यताओं के अकॉर्डिंग इनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं तो इनको एडजस्टमेंट की जो है वो समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे इनमें एक मनोवैज्ञानिक समस्या आती है, साइकोलॉजिकल समस्या भी इनमें आ जाती है। मनोवैज्ञानिक समस्या क्या आती है, ये बच्चे बहुत कुछ एडवांस करना चाहते हैं, वही चीज है, और जब इनको उपयुक्त अवसर नहीं मिलेगा तो इनमें हीनता की भावना आ जाएगी। कौन सी भावना आ जाएगी, तो हीनता की भावना का इनको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत अलग करना चाहते हैं लेकिन इनको उपयुक्त अवसर नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार सामाजिक विकास की भी इनके साथ एक समस्या आती है। अब सामाजिक विकास की समस्या क्यों आती है, क्योंकि ये अपने साथ वालों के साथ रहना पसंद नहीं करते, ये अपने से बड़े लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और बड़े इनको रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए इनका सामाजिक विकास जो है वो किस प्रकार से क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, कट जाते हैं और ये एकांतवासी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये एकांतवासी बन जाते हैं। ये इनके साथ प्रॉब्लम है, एकांतवासी। एकांत रहे, बार बार गलत कैसे हो रहा आज, एकांतवासी। तो एकांतवासी जो है वो ये बन जाते हैं कौन, प्रतिभाशाली बालक। तो ये अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और एक याद रखना, इनमें बुद्धि के दुरुपयोग की समस्या। किस समस्या, बुद्धि के दुरुपयोग। बुद्धि के दुरुपयोग का मतलब क्या है, मतलब मिस यूज करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि 10%, मान लो कि 10 लोग जीनियस है तो 5 लोग तो सही काम करेंगे, साइंटिस्ट का काम कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन 5 साइबर हैकिंग का भी काम कर सकते हैं, लोगों को लूटपाट, चोरी डकैती का भी, मतलब यही लोग भी ऐसे होते हैं, साइबर हैकर सब यही होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बड़े बड़े लोग हुए, जीनियस लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धि को गलत दिशा में भी काम किया, जैसे ओसामा बिन लादेन जैसे लोग, ठीक है। तो ये इनके साथ एक प्रॉब्लम्स है, ये बुद्धि का सही प्रयोग करें, जरूरी नहीं है गलत दिशा में भी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनकी 4 समस्याएं होगी, समायोजन की समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या में हीनता का भाव, और सामाजिक विकास इनका जो अवरुद्ध होता है क्योंकि ये अपने से अधिक लोगों के साथ रहना चाहते हैं, वो इनको रखना नहीं चाहते हैं, और बुद्धि के दुरुपयोग की जो है वो समस्या इनके साथ आती है कि गलत दिशा में भी काम कर सकते हैं। तो ये नेगेटिवली इनके सामने 4 प्रॉब्लम्स हैं, हल्का सा देख लेना। प्रश्न इनमें से नहीं पूछा है, प्रश्न जन्मजात, आईक्यू लेवल वाला, मानसिक योग्यता वाला और पुनरावृत्ति से उब जाना, ये प्रश्न स्पेशली अब तक पूछे गए हैं, ठीक है। ये इनकी समस्याएं हो गई। अब अंतिम बिंदु होगा इनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। शिक्षा पे सीटेट में बहुत प्रश्न पूछे गए। अब प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं आपके समक्ष आ गई कि ये प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो एजुकेशन में आप क्या करोगे, तो एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु मैं आपको बता देता हूं जो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखना है कि इन बच्चों के लिए अपन संवर्धन कार्यक्रम, ठीक है ना, संवर्धन इनरिचमेंट प्रोग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है इन बच्चों के लिए। प्रश्न बहुत बार आ गया, ठीक है ना, संवर्धन और त्वरण कार्यक्रम। अब ये संवर्धन और त्वरण का मतलब क्या है कि संवर्धन का मतलब है इनके लिए विशिष्ट गतिविधियां, व्यापक गतिविधियां, विशाल पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट संबंधी कार्य दें इनको, ब्रेनस्टॉर्मिंग संबंधी कार्य करवाएं, ठीक है। त्वरण 1 वर्ष में 2 कक्षा उत्तीर्ण करने की छूट दी जाए, 1 वर्ष में 2 कक्षा, ठीक है, वर्ष में 2 कक्षा, 11वीं 12वीं एक साथ, ठीक है। इनको तो इनको थोड़ा मजा आएगा, मतलब जल्दी इनकी उन्नति हो, क्या हो, 1 साल में 2 से 3 दिन कोर्स करने की अनुमति जो त्वरण कार्यक्रम इनके लिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इनको बहुत बार प्रश्न पूछा गया है एजुकेशन में, केवल आज तक यही प्रश्न पूछा गया है, बाकी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो ये 2 बिंदु जरूर देख लेना, ठीक है ना। संवर्धन लिख लो, संवर्धन इनरिचमेंट प्रोग्राम और त्वरण प्रोग्राम। संवर्धन इनरिचमेंट का मतलब लिख लो, विशाल व्यापक गतिविधियां, विशाल व उपयोगी विशाल व विविध पाठ्यक्रम। संवर्धन के आगे लिख लो, इनरिचमेंट प्रोग्राम क्या होता है, व्यापक गतिविधियां, विशाल व विविधता युक्त पाठ्यक्रम, विशाल व विविधता युक्त पाठ्यक्रम, विशाल विविधता युक्त पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन, विशाल व विविधता युक्त पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन,
प्रोजेक्ट संबंधी गतिविधियां, वाद विवाद, पता नहीं पर्यटन संबंधी, ये सब इसमें संवर्धन में आ जाएंगे। तो विशाल विविध गतिविधियां अपन इसमें करवाएंगे, ठीक है। और त्वरण कार्यक्रम का मतलब क्या होता है कि फास्टली का मतलब है 1 वर्ष में 2 कक्षा उत्तीर्ण करने की छूट हो, इनको आयु में छूट दी जाए। किसमें छूट दी जाए? इनको आयु में छूट दी जाए। ये सब जो प्रावधान होंगे वो इस त्वरण के अंतर्गत होंगे। तो लिख लो 1 वर्ष में 2 कक्षा उत्तीर्ण करने की छूट, 1 वर्ष में 2 कक्षा उत्तीर्ण करने की छूट या 2 कोर्स करने की अनुमति, आयु में इनको छूट दी जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। संवर्धन और त्वरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिनको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है वो इसको पढ़ जाना और बाकी को छोड़ देना। शॉर्ट एंड स्वीट वाले बच्चे इसको देख के जाना, ठीक है। संवर्धन और त्वरण कार्यक्रम, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब सरल ही पढ़ना हो कि सर हमें तो इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो आप सीधा इसको पढ़ के चले जाओ, ठीक है। संवर्धन त्वरण कार्यक्रम के अलावा और क्या करेंगे अपन? ये 2 तो इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा विशेष शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष शिक्षण विधि इन बच्चों के अकॉर्डिंग कौन सी हो? तो क्योंकि इनको तो एक्स्ट्रा चाहिए, तो विशेष शिक्षण विधि में आप प्रोजेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का, अनुसंधान का प्रयोग कर सकते हैं आप, अनुसंधान करके सीखना, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रयोग करें आप, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो मतलब व्यापक गतिविधियां हो इन लोगों के लिए, ठीक है ना। वाद विवाद वगैरह, ठीक है, वाद विवाद, इन सब का इनके लिए आयोजन होना चाहिए। तो विशेष शिक्षण विधियां, और रटने की आवश्यकता नहीं है इनके लिए। व्यक्तिगत निर्देशन व ध्यान दिया जाए इन बच्चों पे, व्यक्तिगत निर्देशन व ध्यान, क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा चाहते हैं। तो इनकी पर्सनल काउंसलिंग की जाए, गाइडेंस दी जाए कि तुम क्या संतुष्ट क्यों नहीं हुई, अलग से इनको पढ़ाओ, विशिष्ट तरीके से पढ़ाओ। तो व्यक्तिगत निर्देशन व इन पे ध्यान दिया जाए, विशेष शिक्षण विधियों का जो है इन पे प्रयोग किया जाए। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, व्यक्तिगत निर्देशन व ध्यान का प्रयोग, ठीक है। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, व्यक्तिगत निर्देशन व ध्यान का प्रयोग, प्रोजेक्ट, अनुसंधान करके सीखना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वाद विवाद विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए इन बच्चों के लिए? इसके अलावा इनको नेतृत्व का प्रशिक्षण दें। वैसे तो नेतृत्व गुण पाया जाता है, लेकिन आगे चल के ये देश का नेतृत्व करते हैं। तो अरे यार आज क्या हो रहा है भाई, तो नेतृत्व का इनको प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है ना। नेतृत्व का क्या दिया जाए? इनको प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि इनमें नेतृत्व गुण तो पाया जाता है, लेकिन ये व्यापक रूप से आगे जाके और नेतृत्व करें तो इनको दिया जाए। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा भी इन बच्चों को दी जाए, सोशल एंड कल्चर, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति समाज से कट जाता है, जो एकांतवासी बन जाता है, वो निश्चित रूप से स्वाभाविक होता है कि उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से एक अलगाव पैदा हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि इनके एजुकेशन के दौरान इनको वापस से इनको परिचय करवाया जाए कि हमारी कल्चर क्या है और सामाजिकता क्यों जरूरी है, ताकि वापस से एक देश के वातावरण के अनुसार अनुकूलन कर सकें, ठीक है। ये इनके लिए होना चाहिए। और बताओ, एक अभी स्कूल लेक्चर में आया था कि 1986 की शिक्षा नीति के तहत नवोदय विद्यालय किन बच्चों के लिए स्थापित किए गए हैं? तो नवोदय विद्यालय जो है, यानी विशेष विद्यालय इन बच्चों के लिए बनाए जाएं। तो नवोदय विद्यालय 1986 की शिक्षा नीति के तहत ग्रामीण प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनके लिए स्थापित किए गए थे, ठीक है। ऐसे ही जो कोठारी आयोग है, कौन है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने इन बच्चों के लिए काफी सुझाव दिए थे। कोठारी आयोग ने कहा था कि इनके लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो, इनके लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएं, ठीक है। और इनके लिए संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ठीक है। इनके लिए विशिष्ट रूप से अलग से पाठ्यक्रम हो, अलग से इनके लिए मेथड्स हों, ठीक है। तो ये डे सेंटर, हॉस्टल की जो व्यवस्था है इनके लिए की जाए। तो ये सब कोठारी आयोग ने भी सुझाव दिए थे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखो तो आप लिख सकते हो। 1986 की शिक्षा नीति के तहत 1986 की शिक्षा नीति के तहत इन बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे, ठीक है ना। नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे, याद रखना। और कोठारी आयोग ने तो यही कहा था कि प्रतिभा की खोज को प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है ना। प्रतिभा की खोज को प्रोत्साहित किया जाए। ये इतना डिटेल में आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। स्कॉलरशिप वगैरह, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, ठीक है ना। नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप वगैरह, छात्रवृत्ति, डे सेंटर इनके लिए बनाए जाएं ताकि वहाँ आराम से पढ़ सकें, ठीक है। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इनके लिए किए जाएं, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इन बच्चों के लिए आयोजित किए जाएं।
भ्रमण वगैरह की इनके लिए व्यवस्था की जाए। ठीक है, संवर्धन कार्यक्रम का सुझाव इसी का ही था, संवर्धन कार्यक्रम भी इन्होंने बताया था। तो ये सब कोठारी आयोग ने सुझाव दिए थे कि इनकी प्रतिभा की खोज को निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनको निरंतर छात्रवृत्ति दी जाए, डे सेंटर इनके लिए स्थापित किए जाए, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हो ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में, भ्रमण गतिविधियों का आयोजन किया जाए और संवर्धन कार्यक्रमों का जो है इन बच्चों के लिए आयोजन हो। ये किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। तो टोटल निष्कर्ष ये है दोस्तों कि प्रश्न इन 3 बच्चों में से एक पे आएगा और नॉर्मली प्रश्न आना है तो आपको मैं ये कहूंगा कि आपको सिर्फ 2 मिनट पढ़ के जाना है। प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं, आईक्यू लेवल ये होता है, याद रखना। सभी मानसिक योग्यताओं में सब चीजों में अव्वल होते हैं, सभी चीजों में बहुत एडवांस होते हैं। बस आप इनकी नेगेटिव विशेषताएं दिमाग में रखो, समायोजन की समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, बुद्धि के दुरुपयोग की समस्या, एजुकेशन में संवर्धन और त्वरण कार्यक्रम याद रखो। बाकी आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और 1986 शिक्षा नीति के तहत नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए, बस इतना शॉर्ट एंड स्वीट देख जाना। बाकी इस बिंदु में कोई विशेष बिंदु नहीं है, ऐसे बिंदु पे ज्यादा समय खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपने माइंड में एक इमेज बनाओ, प्रतिभाशाली बालक ही होता है, फिर उत्तर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।